हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आपने पिछला वीडियो पूरा देखा होगा। और लास्ट क्लास में हमने टॉपिक को छोड़ा था मेरे प्यारे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और आज हम जो है उसी का आगे जो बात करें कवर करने वाले चैप्टर को। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले वो टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप सभी को हमारा कंटेंट समझ आ रहा है और बिल्कुल हम जो बात करें पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो आप सबको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, हाँ, इससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, जिससे कि बात करें हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहे। सारे सब्जेक्ट के वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। क्या होना बेटा, ब्रेक डाउन होना। वापस से बोल रहा हूँ, डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होना। और ब्रेक डाउन कौन होगा बेटा, एक सिंगल रिएक्टेंट। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा मेरे प्यारे बच्चे, और वो फॉर्म करेगा टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है और फॉर्म करता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट are known as decomposition reaction. Again repeat करेंगे मेरे साथ, a reaction in which a single reactant breaks up, a reaction in which a single reactant breaks up and form two or more than two products are known as decomposition reaction. उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिक्वायर होती है बेटा एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। क्या किसके लिए बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक। किसको ब्रेक करने के लिए बेटा, बात करें तो हमेशा याद रखना किसी भी रिएक्टेंट को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी बेटा एनर्जी की। विदाउट एनर्जी हम कैसे ब्रेक करेंगे उस रिएक्टेंट को, तो किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चे एनर्जी की। और वो एनर्जी हम सप्लाई कर सकते हैं किसकी फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करके रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं तो दिस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज, या दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। एक तो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वापस से बोल रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने तीन फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया बेटा। और वो इन द सप्लाई, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ हीट, इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन सप्लाई ऑफ बात करें सनलाइट। अगर हम बात करें किसी भी रिएक्टेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हम बात करें तो किसी भी रिएक्टेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को जब हम ब्रेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, देन वी नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर हम बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक करते हैं रिएक्टेंट को तो उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर हम बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट अगर हम ब्रेक कर रहे हैं उस रिएक्टेंट को, उसको हम बोल सकते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो टोटल तीन टाइप होते हैं किसके, थर्मल इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइट। याद रखना हर एक केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, और थर्मल डिकम्पोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में अपने पास में टोटल एनसीईआरटी में तीन केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई है। सबसे फर्स्ट कौन सी लिखी हुई बेटा, FeSO4.7H2। FeSO4 का मतलब क्या होता है बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है बेटा वो होता है ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर। और जब हम इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में लेकर हीट करना स्टार्ट करेंगे, वापस जब हम इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब बात करें हीट करेंगे बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का ओरिजिनली कलर कैसा होता है, ग्रीन। और जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, दिस 7H2O को हम बोल सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा बेटा, ये इवेपोरेट होकर बाहर आ जाएंगे, और ये FeSO4.7H2O से क्या बन जाएगा, FeSO4। और इसका कलर जो होता है ग्रीन से कैसा हो जाएगा बेटा, व्हाइट। याद रखना ये दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही जो बात करें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कैसे अपीयर हो रहे थे, हमें ग्रीन कलर के अपीयर हो रहे थे। जब हम इसको हीट करते थे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं बाहर आ जाते हैं बेटा, और ये ग्रीन कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है कौन से कलर में बेटा, व्हाइट कलर में। कौन से कलर में चेंज हो जाता है बेटा, व्हाइट में। आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या पता होना चाहिए बेटा, कि ये व्हाइट कलर जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होंगे बेटा तो इसका कलर ग्रीन से कैसे टर्न हो जाएगा बेटा, व्हाइट कलर में। हाँ, ये ग्रीन तभी अपीयर होगा तब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। हाँ, अगर जैसे ही FeSO4 में अगेन अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे तो वापस से ये फेरस सल्फेट कैसा अपीयर हो जाएगा, ग्रीन। आपको पता होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का कौन सा चेंज होता है बेटा, फिजिकल चेंज। दिस इज नॉट ए केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है। यहाँ पे हमने FeSO4 7H2 को हीट किया, FeSO4 बना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट होकर बाहर आ गए, ग्रीन से कलर कैसा टर्न हो गया बेटा, व्हाइट। हाँ, अगर इस FeSO4 को फर्दर हम और ज्यादा एक्सेसिव हीट करते हैं बेटा, अगर इस FeSO4 को और ज्यादा अगर हम हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, व्हाइट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो याद रखना, तो इस FeSO4 को और ज्यादा एक्सेसिव हीटिंग करने पर ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। याद रखना, जब FeSO4 को हम हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड का बात करें फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Fe2O3। तो FeSO4 को जब हम हीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो FeSO4 जो होता है हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होकर क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद रखना, दो गैसेस रिलीज होती है, SO2 प्लस SO3, दो गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरी बात, आपको पूछेगा कि जब FeSO4 को मेरे प्यारे बच्चे अपन हीट करते हैं एक्सेसिव, तो ये इसका कलर कौन से कलर से कौन से में चेंज होता है, तो इसका कलर चेंज होता है बेटा व्हाइट से। इसका कलर किससे बेटा, व्हाइट से। इसका कलर कौन से कलर में चेंज होता है, ब्राउन से। याद रखना, जब FeSO4 जो कि व्हाइट कलर का है उसको हम एक्सेसिव हीट करते हैं, तो ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनाता है बेटा, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बनाता है, और वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस कौन सा होता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। कौन सा होता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। साथ में दो गैसेज रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ FeSO4 व्हाट प्रिकॉशंस वी यूज। ठीक है, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को यूज करना चाहिए। तो पहली बात, जब भी हम FeSO4 को टेस्ट ट्यूब में लेके हीट कर रहे हैं, तो बात करें तो ये जो टेस्ट ट्यूब का माउथ जो है, डू नॉट कीप, बात करें इसको जो है टेस्ट ट्यूब के माउथ को अपनी ना तो अपनी तरफ रखें, ना ही अपने नाइबरहुड की तरफ रखें, क्योंकि ये SO2 और SO3 जो गैसेस रिलीज होती है, दीज आर हार्मफुल गैसेस, या हार्मफुल गैसेस होती है। दूसरी बात, जब इन गैसेस को आप सेंस करें तो जनरली वाफ्टिंग करते हुए धीरे धीरे इनको सेंस करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बात करें इनहॉल कर ले इसको आप अंदर, नहीं, ये हार्मफुल गैसेस होती है। हाँ, दूसरी बात अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए CaCO3। जब अपन CaCO3 किसको बोलते हैं बेटा, लाइमस्टोन को बोलते हैं। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप सबने पढ़ा था अभी पिछली ही क्लास में, मैंने आपको बताया था कि CaCO3 लाइमस्टोन होता है। और ये CaCO3 कब बनता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे, क्या पढ़ा था कि हम जो है व्हाइट वॉशिंग में एक सब्सटेंस यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनाता है CaCO3 प्लस H2। ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। दिस इज वी कॉल्ड स्लैकलाइन, जिसको हमने व्हाइट वॉशिंग में यूज किया था। और व्हाइट वॉशिंग में ये बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaCO3, जो कि एक साइनिक सब्सटेंस होता है। और इसी साइनिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये बनाता है CaO प्लस CO2। क्या बनाता है बेटा, CaO प्लस CO2। जब लाइमस्टोन CaCO3 को हम हीट करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है फॉर RBSc बोर्ड। RBSc बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन यही बनती है। ठीक है, हाँ, CBSE के लिए भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ चैप्टर में तो आपको भी ध्यान रखना जरूरी है। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, बात करें तो हीट, जब अपन हीट करेंगे बेटा, तो CaO प्लस CO2 बनाएगा। और CaO क्या होता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्लाइम होता है। और इस CaO को यूज करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जो है मेरे प्यारे बच्चे हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। किस में यूज करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हम इसको यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन में अलग टाइप आता है बेटा, वो कौन सा आता है अपना, लेड नाइट्रेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द CBSE बोर्ड एग्जाम, लेड नाइट्रेट। पहली बात, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। क्या होता है बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और जब हम मेरे प्यारे बच्चे इस लेड नाइट्रेट को, याद रखना, इस लेड नाइट्रेट को जब अपन बात करें क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। जब इस लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बन जाता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, या बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। याद रखना, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 ये बनेगा। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। एक बार बैलेंसिंग समझ लीजिए बेटा, ये इक्वेशंस NCERT से या बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछी जाती रहती है। इस साल भी 2025 में भी इक्वेशन पूछी गई थी बैलेंसिंग के अंदर, आपको आनी चाहिए। PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2। वहां पे एग्जाम में आपके सामने लिख देगा, यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D। अब बताइए क्या बनेगा,
आप सबको इसके लिए बैलेंसिंग आनी जरूरी है बेटा। और इस आपको पता होना चाहिए कोई सी भी नाइट्रेट वाली रिएक्शन हो जब उसको हम बैलेंस करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना इधर। यहां पर अगर हम बात करें PbNO3 होल ट्वाइस, आगे जाके क्या बन रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो जब भी लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट किसी की भी इक्वेशन हो, अगर उसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप क्या कर ले, रिएक्टेंट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ऑक्सीजन 3 जगह बन रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो बैलेंस नहीं हो पाती। इसलिए आप क्या करें, जब भी लेड नाइट्रेट हो सकता है, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, कोई सा भी नाइट्रेट की केमिकल इक्वेशन हो, और अगर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर NO2 प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और याद रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रिलीज होती है, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होती है, ब्राउन फ्यूम्स। आपको पूछेगा बताओ ब्राउन फ्यूम्स में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, NO2। हाँ, जब इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता, मैंने कहा पहले ही आप वहां पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब आपको पता है यहाँ लेड कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। इस तरफ भी लेड कितना बनाना पड़ेगा, 2, तो 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, याद रखना 2 से। आपको पता है यहाँ पे Pb कितना है, मैंने आपको पहले बैलेंसिंग का बताया कि बैलेंसिंग में यहाँ पे लेड कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है बेटा 2, ऑक्सीजन टोटल कितना है 6। तो याद रखना यहाँ पर अपन ने 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब टोटल लेड के कितने एटम्स हो गए 2। तो यहाँ पे लेड को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे लेड कितना हो गया बेटा 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 2। अब आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2, 2 2 जा 4, कितने एटम हो गए 4। तो नाइट्रोजन के 4 एटम है, तो इस तरफ भी 4 एटम करने के लिए अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। हाँ, अब आप देखेंगे नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा 4। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है बेटा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो टोटल ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर, 12। अब प्रोडक्ट में देखिए कितना है बेटा, 2 ऑक्सीजन इस जगह है बेटा, 2 ऑक्सीजन इस जगह है, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन इस जगह है बेटा, और यहाँ पर कितना है बेटा 2। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12। तो अपने को पता चला कि ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 12। 2 ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड में, 8 ऑक्सीजन NO2 के अंदर है, 4 2 जा 8 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12। तो 12 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में और 12 ऑक्सीजन किस में, रिएक्टेंट में। इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब अगर आपसे ABCD की वैल्यू पूछे तो A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू होगी बेटा 2, B की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, C की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4, और D की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आप लिखेंगे पूरा 2 2 4 1, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे वहाँ पे एग्जाम में। हाँ, हो सकता है वो ABCD को अलग अलग फॉर्म में देते, तो आप ध्यान से देख के लिखिए किसका कितना पूछा है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा नेक्स्ट इक्वेशन आप सबके सामने लिखी हुई है, CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। इसको जब अपन हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा। ये रिएक्शन वैसे तो मैंने बैलेंसिंग की हुई है फिर भी, लेकिन इसको एक बार आप बैलेंस करके देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। NCERT में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 2 केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। एक तो सिल्वर क्लोराइड को जब अपन बात करें सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एक सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को जब अपन बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पुट करेंगे बेटा एक चाइना डिश में लेकर। अगर हम एक चाइना डिश में लेते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को, तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ओरिजिनली व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। और जब बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होते हैं बेटा, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है डिकम्पोज होकर ये टर्न हो जाता है ग्रे कलर के सिल्वर में। याद रखना ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में टर्न हो जाता है ग्रे सिल्वर के अंदर। याद रखना सिल्वर क्लोराइड जो होता है व्हाइट कलर से कौन से कलर में चेंज होता है, ग्रे कलर में, और वो ग्रे कलर किसका होता है बेटा, सिल्वर का। और साथ में एक गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ऐसे ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में बात करें रखते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है Ag + Br2 में, और उसका भी कलर चेंज होगी, कितना कौन सा हो जाएगा बेटा, व्हाइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो RBSc बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनता है कि विच रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की दोनों रिएक्शंस ही किसमें यूज होती है बेटा, फोटोलाइटिक की दोनों जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये दोनों ही यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो कि पहले के जमाने में यूज की जाती थी। आप सबने सुना होगा आजकल तो अलग अलग तरह के कैमरेज आ चुके हैं बेटा, तो उसमें नहीं, पहले जब बात करें जो थी फोटोग्राफी उसके अंदर ये यूज किए जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसके अलावा इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड लेते हैं। कैथोड हम जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं,
और एनोड जो होता है, बात करें हम कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल को। दो कार्बन रोड लेके हम क्या करते हैं, उसको बैटरी के, एक ऐसी कार्बन रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है विच भी नोन एज कैथोड, और एक ऐसी कार्बन रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और ये कैथोड एनोड को लेकर जब हम बात करें वाटर के अंदर प्लेस करते हैं बेटा, और जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, क्या पास करते हैं बेटा, जब हम इससे क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आप देखेंगे क्या कि जैसे हम इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, तो वाटर जो होता है ये डिकम्पोज होकर दो गैसेस रिलीज करता है, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए हाइड्रोजन गैस कौन से वाले उस पे जाके कलेक्ट होती है, H2 गैस किस पे जाके कलेक्ट होगी, ऑक्सीजन गैस किस पे जाके कलेक्ट होगी, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस वाला चार्ज, H+ आपने सुना होगा, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, O2-। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उस पर कौन सा चार्ज है, H, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, H+, तो पॉजिटिव वाला जाके कलेक्ट होगा, बात करें तो नेगेटिव वाले के पास। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा ये कलेक्ट होती है कहाँ पर, ये बेटा कलेक्ट होती है कैथोड के ऊपर। ये कहाँ कलेक्ट होती है बेटा, कैथोड पे। समझ आ गई बात। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ कलेक्ट होती है बेटा, वो कलेक्ट होती है मेरे प्यारे बच्चे एनोड के ऊपर। किसके ऊपर, एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किस पे जाके कलेक्ट होगा बेटा, पॉजिटिव पे। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो तो जाके कलेक्ट हो जाएगी अपने एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है बेटा वो कलेक्ट हो जाएगी बेटा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, हम बोल सकते हैं। दूसरी बात, हाँ आपसे पूछेगा कि जब H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या वॉल्यूम मिलेगा हमें कैथोड और एनोड पे। आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या वॉल्यूम मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एट कैथोड एनोड, वो बनेगा 2:1। याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि अगर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशियो बोले तो आप 2:1 बोलेंगे, और अगर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो बोले तो आप क्या बोलेंगे, 1:2। वापस से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो बोले तो 2:1, लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वॉल्यूम का रेशियो बोले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वॉल्यूम का रेशियो बोले तो आप क्या बोल सकते हो, 1:2। ऑक्सीजन का पहले और हाइड्रोजन का बाद में। तो याद रखना, जिस तरफ हाइड्रोजन उस तरफ क्या आएगा, 2। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास, मास का रेशियो क्या बनेगा बेटा, तो आप बोल सकते हो H2 के जो मास का रेशियो बनेगा बेटा वो रेशियो बनेगा 1:8 मिलेगा। क्या बनेगा बेटा, 1:8 मिलेगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं बेटा, एक एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में बात करें, रिएक्शन होती है व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो वो बनाता है बेरियम क्लोराइड और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक ऐसी रिएक्शंस होती है जो एक्सटर्नली सराउंडिंग से क्या करती है बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करती है। आप सबको पता होना चाहिए ये क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सराउंडिंग। अब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी में आपको एक अलग से कॉलम के अंदर दिखेगी। बताइए कौन सी रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस रिएक्शन को आप दूसरी तरीके से भी, इसमें प्रोडक्ट दो तरीके से इसमें फॉर्म हो सकता है। इसमें आप ऐसे भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिले तो ये भी चीज सही है, ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज है, नहीं, दोनों चीज सही है। जब अमोनिया बात करें वाटर रिएक्शन करता है तो आगे जाके वापस से क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो दोनों चीजें सही है, हम बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर कर लिया है बेटा। और वो कौन सा टॉपिक किया है बेटा कवर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा टॉपिक कवर किया बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फटाफट से डिकम्पोजिशन, टोटल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको 7 केमिकल इक्वेशन समझाई बेटा। कितनी, टोटल 7 समझाई बेटा। आपको पता होना चाहिए कितनी, 7। वैसे तो टोटल 6 केमिकल इक्वेशन है, एक एंडोथर्मिक का और एग्जाम्पल अलग से मैंने आपको समझाया है। तो एक बार इन केमिकल इक्वेशंस को, आज का आपका टास्क है कि हर एक केमिकल इक्वेशन को आप 2 से 3 बार, जैसे आप चैप्टर पढ़ ले उसके बाद इसको खुद से सोचिए, 2 से 3 बार केमिकल इक्वेशन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपने कौन कौन सी पढ़ी, वापस से बता रहा हूं मैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी। FeSO4 को हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैसेस रिलीज हुई। इसके अलावा CaCO3 को हीट किया तो CaO प्लस CO2 गैस रिलीज हुई। जब हमने बात करें लेड नाइट्रेट को हीट किया PbNO3 होल ट्वाइस को, तो क्या बना PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, 2 2 4। इसके अलावा जब कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं CuNO3 होल ट्वाइस, तो क्या बनता है कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये केमिकल इक्वेशन एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से समझाई मैंने आपको। इसके अलावा ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन में बताई मैंने आपको। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 2 रिएक्शंस पढ़ी हमने, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। कौन से कलर में चेंज होंगे, ग्रे कलर में। AgCl को जब अपन सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस Cl2। ऐसे AgBr को रखेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस Br2।
समझ आ गई होगी बात। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम किसको बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किससे, वाटर से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में वाटर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस की फॉर्म में। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कहाँ कहाँ कलेक्ट होती है बेटा, हाइड्रोजन कलेक्ट होती है बेटा एट कैथोड, ऑक्सीजन कलेक्ट होती है बात करें तो एनोड। और जो वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा उनका कितना मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेस्पेक्टिवली 2:1 मिलेगा। और अगर मास का रेशियो बोले तो अपन कितना बोलेंगे, 1:8 बोलेंगे। और लास्ट में हमने एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल बताया था आपको कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है, ये बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। और क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और आगे जाके क्या बनेगा, आप सभी को मैंने अभी बताया इसी मेरे प्यारे बच्चे, क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड और बनेगा बेटा अमोनिया, या बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा, आई होप, ठीक है।